हम उस रिपोर्ट का पोस्टमार्टम सुप्रीम कोर्ट के सामने करेंगे। ये वो लोग नहीं जो मियारी तफ्तीश कर सके। केस में गुंजाइश कोई नहीं, पप्पू पांचों में फेल है जी। शफाफ तहकीकात के लिए अखलाकी तकाजा यही है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब अपने मनसब से इस्तीफा दे। और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुतालबा करती है कि एक हफ्ते के अंदर प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन नहीं करेंगे तो आइंदा जुमेरात से हम मुल्क की तहरीक चलाने का ऐलान करते हैं। सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं हम अब मांगते हैं, शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांगते हैं और इसहाक डार का तो फौरी तौर पे इस्तीफा मांगते हैं। गेम इज ओवर, गेम इज ओवर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में खुश आमदीद। आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। आखिर में आपने सुना शेख रशीद साहब कह रहे थे गेम इज़ ओवर, और थोड़ी देर पहले नाज़रीन आप तमाम टीवी चैनल्स पर हुकूमती वुज़रा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ऐसा लगता है कि शायद उस बात का उनको अभी तक या यकीन नहीं आया या वो यकीन करना चाहते नहीं है कि द गेम इज़ ओवर। नाज़रीन, इससे पहले कि आज के हम मौजू की तरफ बढ़े, अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं। एक चीज़ जो मैंने कल भी आपको प्रोग्राम में दिखाई और आज भी आपके प्रोग्राम में मैं आपको दिखाता रहूंगा, और आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब का किया गया, कौम से किया गया एक वादा, वो वादा जो उन्होंने नेशनल टीवी पर किया। मैंने कल भी दिखाया था, मैं आज भी दिखा रहा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको वो कल भी और आइंदा आने वाले दिनों में भी दिखाता रहूंगा। ये दिखाना मकसद आपको नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को याद कराना है कि उन्होंने कौम से एक वादा किया था। सुनिए वो वादा। अपने आप से ये अहद है कि अगर कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्ज़ाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर घर चला जाऊंगा। तो मियां साहब, ये वादा आप ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन नाज़रीन, इस वादे से पहले एक और बड़ी अहम चीज़ है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब वज़ीर आज़म गिलानी हुआ करते थे उस ज़माने में, ये भी आप बारहा सुन चुके हैं, लेकिन नाज़रीन कुछ चीज़ों की तजदीद होते रहना, उनको दोहराया जाना इसलिए अच्छा होता है कि वो फिर आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं, आपको याद रहती हैं। प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब को यही तजवीज़ मियां साहब दिया करते थे। वो एक दफ़ा फिर सुन। पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब एजाज चौधरी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़िया निगार जनाब मज़हर अब्बास साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, थोड़ी देर में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मंजूर वट्टू साहब और फ़ोन लाइन पर अमीर मकाम साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे। सर, इससे पहले कि थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, मैं कुछ और चीज़ें इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। ये पलंदा जो पड़ा हुआ है ये हम अपने आइंदा आने वाले प्रोग्राम में आहिस्ता आहिस्ता आवाम तक पहुँचाएंगे कि आखिर में JRT ने किया क्या है ऐसा कि जिससे इतना शोर शराबा, इतना जो है नुहा खानी और मरसिया खानी जो है वो अब टीवी चैनल्स पे देखने को मिल रही है। ये जनाब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का वॉल्यूम नंबर 3 गल्फ स्टील मिल, मैंने कल भी जिक्र किया था कि नाज़रीन गल्फ स्टील मिल को कोर सोर्स ऑफ इनकम बताया प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अपने असेंबली के खिताब में कि जनाब वहां से आगाज होता है हमारी आमदन का, वहां से आगाज होता है हमारी इस एम्पायर का, जो कि खत्म होती है जाके मेफेयर अपार्टमेंट्स पर। तो नाज़रीन, इसका कट्टा चट्टा कैसे खोल दिया आपकी स्क्रीन पे चल भी रहा है। अब मैं एक बात यहां पे पॉइंट आउट जरूर कर दूं कि कहा यह जा रहा है हुकूमती वुज़रा की जानिब से, जनाब ये तो सब सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसी बातें जिनका कोई सोर्स ही नहीं है, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है हमसे। ये कागज जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का कागज है। नाज़रीन, आपका, मेरा, JRT का या पाकिस्तान के किसी इदारे का बनाया हुआ भेजा हुआ कागज नहीं है, जो ये कहता है कि 1972 में जब इन्होंने गल्फ स्टील मिल लगाई और बाद में सब्सिक्वेंटली वो 78 और 80 और बाद में 86 तक उसके मुख्तलिफ शेयर्स को मुख्तलिफ अदवार में बेचा गया, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन, बिलखुसूस 78 की ट्रांजैक्शन जिसमें 25% शेयर्स फरोख्त किए गए थे, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन उसका कोई वजूद ही नहीं है। ये सिरे से झूठ है, सिरे से एक
अलिफ लैला की कहानी है जिसको आज तक हुकूमती वज़रा खुद बार बार दोहरा रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कहा जनाब हमने दुबई से जद्दा जब ये फैक्ट्री मुंतकिल की तो इसका स्क्रैप हमने भेजा, वो मशीनरी जद्दा जाके लगी। तो कस्टम डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि जनाब ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी की नहीं हुई। लेकिन नाज़रीन इससे पहले कि आप ये सुनते, मैं भूल गया, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे अभी बताया कि आपको पहले मियां साहब का वो दावा सुनवाना चाहिए था। लो जी अब आप सुन लें कि मियां साहब ने क्या दावा किया था जिसकी कलई इस जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ दुबई ने खोली है। जरा सुने आप। जद्दा फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। ना हुजूर, ऐसे नहीं है हुजूर, ये है वो ज़राए, ये है वो असासे और ज़राए जो साबित करते हैं कि आपने कौम के सामने बिल्कुल सामने आके ढीठ होके आपने झूठ बोला। उस झूठ की कलाई किसी पाकिस्तानी इदारे ने नहीं, दुबई के एक इदारे ने खोली है जहां की हुकूमत पर और जहां के कानून पर आपको अंधा यकीन है। तो हुजूर ये है वो ज़राए जिससे साबित होता है कि आपने अवाम के साथ धोखा किया, आपने कमीशनें खाई, आपने फ्रॉड किया। मियां मंजूर भट्टू साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद साहब, इतना कुछ है JIT रिपोर्ट में, लेकिन अब इनका कहना क्या है, हुकूमती वज़रा कहते क्या है कि जनाब हम चूंकि पाकिस्तान को तरक्की की जानिब लेके जा रहे हैं, उस तरक्की की रुकाव में उस साजिश का हिस्सा है इमरान खान जिसकी ताने बाने यहूदो नसारा से मिलते हैं। ये सब कुछ, ये जो जितना कुछ ये जो एक मश्क JIT ने की है, ये सब उस साजिश का हिस्सा है। सर बहुत शुक्रिया अली भाई। एक बात तो तय है ना कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी दहशतगर्दी का एक ग्रोह पकड़ा गया है, ठीक है। ये सारे उसकी मुआवनत करने वाले हैं, इनको भी सबको अपनी मौत नज़र आ रही है, इसलिए ये इसी रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं ताकि अपनी मौत को से हमकिनार हो जाए। मैं बिल्कुल इतनी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि जिस तरह आपने 2-3 दफ़ा कहा ना गेम इज़ ओवर, ये किस्सा ख़त्म हो चुका हुआ है और कौम समझ चुकी है। नहीं है सर, ये मैंने पढ़ी है रिपोर्ट, यकीन कीजिए मुझे कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। आपने पढ़ी है रिपोर्ट, मैंने भी पढ़ी है। चुनाचे मुझे बताइए कि जब बिल्कुल किस्सा खत्म हो चुका हो और अदालत उज़्मा ने ये कहा है कि 17 को आके पुरानी कोई बात नहीं करनी, आप भी पढ़ लें और ये भी पढ़ लें और नई बात आप आगे कर दें, एक बात की। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जनाब इस असनाब में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का जो एक केस हुआ, जरा पता करें कि वो अब तक पर्चा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ। उनकी उसी रोज उन्होंने कहा आज होना चाहिए। फिर ये कहा कि जरा पूछें कि इन्होंने ये जो सारी यानी काम किया फ्रॉडलेंट, ये किसके कहने पे किया। फिर ये कहा कि इस जफर एजाजी ने सुप्रीम कोर्ट में आगे झूठ बोला, ये परजरी का। मैं आज आपको बताऊं, मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए मेरा काम फैसला देना नहीं है, हम सहाफी हैं और मदर साहब वो देखिए, मदर साहब मेरे उस्तादों में से हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे है जिससे कुछ ना कुछ साबित होगा कि मैं कह रहा हूँ हुक्म किसने दिया। मैं आऊंगा जी। एक फिक्रा देखें, आप एक साइड केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन चुके हैं, अब आप अंदाजा करें कि जब मेन केस आएगा, मरियम बेनिफिशियल ओनर, कतरी रद्दी का खत, नवाज शरीफ की ऑफशोर कंपनी और यानी लिविंग बियॉन्ड मींस और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और पर ये सब कुछ जब साबित हो जाएगा तो अदालत क्या फैसला करने जाए। चले वो उसको जमा खाते रखते हैं। भट्टू साहब, सर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी थोड़ी देर पहले हुकूमती वज़रा ने की, साद रफीक साहब थे और उनके साथ जो है वो इसाक डार साहब थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब चले और तो कोई बात हमें करे ना करे करप्शन की, और पीपल्स पार्टी हमें बात करेगी कि हम करप्ट है। मतलब उन्होंने आपको जो साबित करने की कोशिश की कि जी आप तो करप्शन में हमसे आगे हैं, तो आप कौन होते हैं हमें और हमारे लीडर को करप्ट कहने वाले। वो तो मतलब आपको किसी किस्म के सवाल की गुंजाइश नहीं देना चाह रहे। वो देखिए, वो आज तक तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ़ें करते रहे हैं, और आज जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि इनकी करप्शन साबित हो गई है, और साबित भी
किसी और ने नहीं की, वो इंटरनेशनल इदारों ने कर दिए। तो अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करप्शन के बारे में बात करती है। तो इनसे पूछें कि ये करप्शन जो है ये तो शुरू ही आपके दौर से हुई है। इनसे पहले 85 से पहले, ज़िया-उल हक के दौर से पहले और 85 के दौर से पहले, तो आप याद करें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद या उनकी काबीना जी, उनके किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ भी करप्शन का चार्ज लगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज लगा। उनके मिनिस्टर मैंने अपनी आंखों से देखे, उस वक्त मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखे साइकिलों पे चढ़ के दफ्तर जाया करते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर। और उससे भी पहले अगरचे अयूब खान का ज़माना था जी, और नवाब अमीर मोहम्मद खान गवर्नर थे वेस्ट पाकिस्तान के, तो देहात के रहने वाले थे, मियाँ वाली के रहने वाले थे। आपकी पार्टी का मौका है कि करप्शन का आगाज तो मेरा मकसद ये है कि उस ज़माने में भी बड़ी करप्शन जो थी ना, वो ये थी कि कौमी असम्बली के मेंबर को 2 रूट परमिट मिल जाते थे और सूबाई असम्बली के मेंबर को 1 रूट परमिट मिल जाता था। ये बड़ी से बड़ी करप्शन जो थी वो उस ज़माने में, अयूब खान के ज़माने में ये थी, और भुट्टो साहब के ज़माने में कोई करप्शन नहीं थी। मैं जो खुलासा समझ पाया हूँ सर, हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आप मैं तफसीलन इस पे आप और आपके इस्तीफे के मुतालबे के हवाले से तफसीलन सर आपसे गुफ्तगू करूंगा। मजहर साहब, सर JIT रिपोर्ट को मुतनाज़े करने की कोशिश की गई, इससे पहले JIT को मुतनाज़े करने की कोशिश की गई। सर अगर आपकी नज़र से रिपोर्ट गुजरी है, बिल्कुल एक न्यूट्रल पोजीशन पर आके आप इस रिपोर्ट में बायस देख रहे हैं सर, जैसा कि दावा किया जा रहा है? देखिए अली, जो रिपोर्ट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं और जो इस वक्त ओवरऑल फ़ज़ा है उसमें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे एक टीम के 9 खिलाड़ी आउट हो गए लेकिन आखिरी खिलाड़ी बहरहाल मौजूद है। और आपको पता है कि क्रिकेट में, और इमरान खान क्योंकि क्रिकेट के बादशाह हैं, सबसे बेहतर वही ये जानते हैं कि क्रिकेट में आखिरी बॉल तक मैच ख़त्म नहीं हुआ करता। ठीक है। और ये जो सूरत हाल है, इसमें बिल्कुल यही सूरत हाल है कि इस वक्त हर चीज़ मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ है। इस वक्त तमाम फ़ज़ा मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ है। इस वक्त सुप्रीम को पनामा लीक्स के आने के बाद से लेके सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले तक और JIT के बनने से JIT के ख़ात्मे तक, वो सारी चीज़ें मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जाती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी वजह से ये अखलाकी सवाल उठ गया कि अखलाकी तौर पे उन्हें बहुत, मेरे लिहाज से तो उन्हें अप्रैल पिछले साल ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। अपने बच्चों के जब नाम आए थे उनके, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल पोजीशंस पर होते, स्टैंडिंग पे होते। अच्छा, लेकिन फिर भी इस वक्त भी अगर JIT के बारे में मैं कोई इजहार ख्याल करूं, आपकी बात इसलिए काट रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं आपका आर्गुमेंट जाया ना हो, मैं ब्रेक के बाद आऊं ताकि आप इसे आगाज करूं और ये भी पूछूं कि चौधरी जो है वो आजकल किधर है, वो अपना वजन किसके पलड़े में रखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद नाज़रीन कुछ और चीजें जो आपने सोशल मीडिया पर सुनी, देखी भी होंगी, वायरल भी हुई होंगी, लेकिन तफसील से आज प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। खास तौर पर ये फॉन्ट का किस्सा जो है वो भी आपको बताऊंगा असल में है क्या, वक्फे के बाद। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में।
देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पहले जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हुकूमती वज़रा, मैं बतौर पाकिस्तानी बात करूं, थोड़ी देर के लिए हम साइड पर रखते हैं कि मैं साफी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन्होंने JT रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें से कुछ निकाल ये पा नहीं रहे, उसको काउंटर करने के लिए जज्बाती बातें आके करना शुरू कर देते हैं, डायलॉग बाजी शुरू कर देते हैं। समझ नहीं आ रही है अब तक JT रिपोर्ट के मुताबिक। बाकी हमारे साथी तो यहाँ पर नपे-तुले अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सीधी बात कहूंगा, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद गेम ओवर वाली बात पे मुझे तो कोई शक रह नहीं गया। आगे पाकिस्तान में अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत होती है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, तो नाज़रीन कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं गुफ्तगू करूं मेहमानों से और पार्टी के रहनुमाओं से पूछूं कि उनकी पार्टी का आगे का लाहेअमल है क्या। अच्छा, एक बड़ी मजेदार चीज नाज़रीन इस रिपोर्ट में आई। वो कहते हैं कि जनाब चौधरी शुगर मिल्स नवाज शरीफ साहब, ये आपके सामने अगर पढ़े आप, मैं आपको तर्जमा कर देता हूं। नवाज शरीफ साहब इसके CEO रह चुके हैं। इन्होंने 5 बैंक अकाउंट्स खुलवाए, 2 बैंक अकाउंट्स में इन्होंने शेयर होल्डर खुद को कहा, बाकी बैंक अकाउंट्स में इन्होंने, जब इनसे पूछा गया कि आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तो जनाब करते क्या है, तो उन्होंने लिखा कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। तो उन्होंने पूछा एम्प्लॉयर कौन सा है आपका, तो जनाब ने कहा चौधरी शुगर मिल। फिर यह पूछा गया कि आप उसमें क्या हैं, तो हुजूर ने फरमाया कि मैं उसका CEO हूं। ये वो पोजीशन है नाज़रीन जो किसी भी इदारे के मालिक के पास होती है। अच्छा, अब सिर्फ और सिर्फ यहां पर यह बताना मकसद नहीं था आपको कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कहते आए हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है बिजनेस से, वो चौधरी शुगर मिल के रह चुके हैं जनाबे वाला CEO, और ये 2009 तक की बात है। उसके बाद अहम बात यह है कि SCCP के चेयरमैन वो टेम्परिंग के हाथों, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं कि उन्होंने चौधरी शुगर मिल के रिकॉर्ड में टेम्परिंग की है। लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है कि उनके इमीडिएट बॉस इसाक डार हैं, उनके कहने पे की हो, किसको बचाने के लिए की थी। तो जनाब यहां पे आप देख लीजिए, नजर आ रहा है सामने हमें कि चौधरी शुगर मिल के अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक, JRT की रिपोर्ट के मुताबिक CEO है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब।
और चेयरमैन जफर इजाजी साहब टेम्परिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। तो किसको बचा रहे थे? नवाज शरीफ साहब को। किसके कहने पे बचा रहे थे? ये फैसला आप खुद कर लें, आप लोग समझदार हैं। चौधरी साहब, पार्टी आपकी अब फैसले के बाद अगर मियां नवाज शरीफ साहब सियासी महाज पर लड़ने की ठान लेते हैं, वो सड़कों पर आते हैं, तो सर फिर आपकी पार्टी का मुझे बात तो आप कंप्लीट कर लेने दें। अच्छा सॉरी सर, मैं अगर मदद साहब ने मुझे सर मैं ये मेरी का जी मैं इस भूल गया था सर, प्लीज सर मदद साहब। सर देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, देखिए जिस तरह पहले बात हुई थी कि ये सारी चीज़ें मियां नवाज शरीफ फैमिली और उनके खिलाफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, एक फ़ज़ा नज़र आ रही है। लेकिन उनके पास अभी जो ऑप्शंस अवेलेबल है, उस ऑप्शन को ज़रूर हमें डिस्कस करना चाहिए। एक ऑप्शन उनके पास ये है, और गालिबन वो ऑप्शन वो शायद एडॉप्ट करने जा रहे हैं। अच्छा। एक ऑप्शन ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस GIT की रिपोर्ट को चैलेंज करने जा रहे हैं बिफोर 17th, यानी 17 तारीख से पहले वो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बैंक के गालिबन उसमें चैलेंज ये करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख को अगर ये चैलेंज नहीं होता, 17 तारीख को गालिबन एक ही हेयरिंग होगी, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आगे कोई हेयरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट का जब एक फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा, वो मेरा ख्याल है उससे पहले जो चीज़ों पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, आप अपने ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं, मैं अपने ओपिनियन फॉर्म कर सकता हूँ। हम सब ने रिपोर्ट्स, किसी ने बहुत माइन्यूटली पढ़ी है, किसी ने सरसरी अंदाज में पढ़ी है, लेकिन GIT को चैलेंज करना, GIT में पॉइंट्स जिस तरह भी चौधरी साहब भी कह रहे थे, वो सारा उनका एक लीगल राइट बनता है। बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, और इवन मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, दीगर सियासी जमातों के लिए भी चैलेंज है। मुझे सबसे ताज्जुब ये हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने खुद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इनमें से किसी ने अपनी मरकजी मजलिस आमला के इजलास नहीं किए इतने अहम तरीन इशूज़ को डिस्कस करने के लिए, कंसिडर करने के लिए, ओपिनियंस लेने के लिए। ये जो हमने एक पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक रवैया अपना लिया है कि हम कोर कमेटीज़ के मशावरती इजलास करते हैं, गैर रस्मी इजलास करते हैं, ये जब हम अकाउंटेबिलिटी और पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करते हैं ना, राइट सर, तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज अपने रवैयों में मुझे आगे बढ़ना होगा। आपका नुक्ता बहुत वैलिड है, गालिबन एक किचन कैबिनेट के फैसले होते हैं और फिर वही फैसले पूरी पार्टी पर थोप दिए जाते हैं। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है सर। क्या आपकी पार्टी ने सोचा है कि कोई ऐसा जो है मशावरती इजलास बुलाया जाए, तमाम को अपने एतमाद में लिया जाए, फिर उसको जो है वो फैसला किया जाए? आपकी, मेरी और मजहब भाई की सारी बात का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के अवाम को ये बात बावर करा दें कि उनके साथ क्या खिलवाड़ होता रहा है माजी में, और जो हमारे मुल्क के हुक्मरान रहे हैं और तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, वो किस कदर बड़ी चोरी में पकड़े गए हैं। जहाँ तक आपने कहा कि तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसे इजलास नहीं किए, मैं मजहब भाई की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गुज़श्ता 3 रोज़ से हम बाकायदा सीनियर लीडरशिप मीटिंग जो है सेशन में है, हम लाजमन 2 घंटे कर रहे हैं। आप उसको लाजमन 2 घंटे साहब मुस्लिम लीग नून का चौधरी साहब माजरत के साथ मैं इसी की बात कर रहा हूँ जी सर, कि देखिए मशावरती इजलास करना और बात होती है, मरकजी मजलिस आमला के इजलास में चीजों को डिस्कस करना और बात होती है, ये डिफरेंट चीज है। रोहेल असगर साहब, शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आपकी पार्टी क्या राह अमल रखती है? एक कहा जा रहा है कि जनाब चैलेंज किया जाएगा इस रिपोर्ट को, जिसका यकीनी तौर पर आपको पूरा हक भी है, लेकिन सियासी महाज पर भी लड़ाई लड़ने के पूरे मूड में हैं आप? मैं आपका सामने पास ये राइट ऑफ वील तो है ना उनके पास, वही अर्ज कर रहा हूँ जी। तो वो राइट ऑफ वील है, वो करेंगे, वकला साहबान करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मैं आपको गुजारिश करता हूँ, मैं थोड़ा सा हकायक को सामने रख के बात करता हूँ। बातें हम बड़ी करते हैं, एक दूसरे को सब सिखाते हैं, एक दूसरे को रास्ता भी दिखाते हैं, लेकिन रास्ते पे खुद नीचे। अगर मैं ये कहूँ कि नबी जमात जो है वो कोर कमेटी का इजलास हो रहा है, आपस में माशाअल्लाह तो हो रही है, लेकिन जो सवाल जो आपका था वो तो वहीं का वहीं रह जाएगा ना, वो तो वो सवाल का जवाब तो ना मिला आपका। अब आपको इसका हल, इसकी वजूहत क्या है? इसकी 2 बुनियादी वजूहत है। पहली बात तो ये है कि माजी की हुक्मरानी की बात करते हैं तो माजरत के साथ माजी में आप सच बोलेंगे तो माजी में हुक्मरान सिविल कभी भी नहीं रहे।
जरा जेहन में रखिएगा। कभी C-130 भेज के इस्तीफे लिए गए, कभी उन पे प्रश्नकाल के इस्तीफे लिए गए, कभी प्रेसिडेंट को इस्तेमाल करके घर भेजा गया, कभी वैसे डिक्टेटर साहब तशरीफ ले आए। तो ये मामला यूं का यूं चल रहा है। आज भी अगर आपकी ये खुशफहमी है और गलतफहमी का शिकार है तो बिल्कुल रही है। मुझे तो इस गलतफहमी का कोई नहीं है, मुझे तो बिल्कुल सच सामने नजर आता है कौन क्या खिलवाड़ कर रहा है, कौन कहाँ खेल रहा है, कौन क्या कर रहा है। जब आप ये बातें करते हैं मुझे बड़ी अजीब तज्जुब होता है कि एक तो आपको सुकून ही नहीं है, आपका सिस्टम ही नहीं है, आप इसका कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आज क्या है कल क्या होने जा रहा है। तो जब ये है ही नहीं तो फिर वो मामला तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, जिसको जो किसी की भरून मिन्नत होती है, वो चाहे तो आपको जमहूरियत करने दे, चाहे तो उठा के बाहर फेंक दे, चाहे तो फुटबॉल की टीम आए तो जमहूरी निज़ाम कहीं आपको नजर ना आए, सब कुछ कहीं और होता नजर आएगा आपको। तो ये चीजें जो हैं बड़ी अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल पैदा कर देती हैं। मेरी सुन लीजिए और मैं फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। बस ये अगर हम सच बोलना शुरू कर दें और अगर हम दूसरों को जो रास्ता दिखाते हैं खुद भी उस रास्ते पे चल पड़े तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रहेगा। शेख साहब ठीक है, इसमें सर वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यही तो हम बात कर रहे हैं कि सच बोलना चाहिए था कौम से। सच बोला जाए अगर तो गालिबन किसी JIT की, किसी कमीशन की हमें जरूरत ही ना पड़े। यही तो मसला है। एक वक्फा मुख्तसर सा सर भट्टू साहब, सर मैं माजरत के साथ सर मैं आप ही के पास आऊंगा, वहीं से आगाज करेंगे। वक्फा लेते हैं मुख्तसर सा, वक्फे के बाद बात करते हैं। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। दो जमहूरियत बचाओ। इख्तिलाफ में इत्तिफाक। मैं नहीं मानता। हिदायतकार मुल्क से बाहर। इसके अलावा आपको दिखाएंगे चौधरी शुगर मिल्स से तनख्वाह, सियासी भौचाल, कारोबार निढाल, खसारे का नया रिकॉर्ड, और बादलों की मौज मस्ती। लाहौर की बेहतरीन लोकेशन पर 5 मरले के तैयार बंगले इंपीरियल होम्स लाहौर, लाहौर एयरपोर्ट के पास DHA फेज 8 के सामने पैरागॉन सिटी के सबसे आबाद इलाके में इंपीरियल होम्स लाहौर। 10% से बुकिंग, 30% अदायगी पर कब्जा लीजिए, रिहाइश इख्तियार कीजिए, 2 साल की बहुत आसान किस्तों में अदायगी। राब्ता कीजिए स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड UAN 111 160। जोया हाय,
आलिया तुम आ गई? What shiny है? But इतनी तेज धूप में शाम तक all shine gone. I'm always ready to shine. सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स जो दे बालों को लॉन्ग लास्टिंग शाइन। तो शाइन कीजिए डे टू नाइट। Party with friends या हो कॉलेज का फर्स्ट डे, be always ready to shine. Sunsilk I Love Fashion सीरीज के साथ अभी ग्रैब करो अपने फेवरेट बॉटल। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बड़ी सपोर्ट दी। अब की इस रिपोर्ट आने के बाद फैसले के बाद आपकी पार्टी का क्या लाएअमल होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह लाएअमल है और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी किस्म का कि ये खुदा ताला का बड़ा ख़ास करम हुआ है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े जो ओहदे पे मुतमक्कन है लोग, उनका एहतसाब हुआ है। और उनका एहतसाब इस अंदाज में हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि वो सादिक और अमीन नहीं है। और बाकी 3 जो हैं उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया उनके साथ, उन्होंने सिर्फ उस पर ऐड किया है कि इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन थोड़ी हो जानी चाहिए जी, और उसके लिए JIT बना दी। और JIT जो बना दी, मैं खराज तहसीन पेश करूँगा JIT के सभी मेंबर्स को कि उन्होंने जिस अंदाज में मेहनत की है और जितनी उन्होंने जांफशानी के साथ और हिम्मत और जुर्रत के इदारों पे एतमाद बहाल हुआ सर। और इदारों पे एतमाद को बहाल, वही इदारे हैं सर जिनके बारे में क्या करते थे कि इदारों पे उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की। मैं कहूँगा JIT के मेंबर्स ने पाकिस्तान की खिदमत की, इदारों की खिदमत की, इदारों पे एतमाद बहाल किया और पाकिस्तान के अवाम का एतमाद बहाल किया। तो अब आप सबका एक मुतालबा है, वो है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इस्तीफा। उस पे क्या ये तमाम अपोजिशन पार्टीज के इकट्ठे होने का कोई हमें कुछ चांस, कोई ऐसा नंदिया मिलता है कि करीब ऐसा होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि
आज हमने फैसला किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आ जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसमें आ जाएगा, ये फैसला किया है कि सेनेट का इजलास बुलाया जाए। ठीक है। और इजलास सम्मन कर लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। ठीक है। और नेशनल असम्बली का इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने मिलके सम्मन करने का फैसला किया है। ठीक है सर। और ये पार्लियामेंट के अंदर भी, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी ये इस मसले को टेकअप करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मूव करेगी सेनेट में और नेशनल असम्बली में कि मियां नवाज शरीफ साहब, अब 2 सीनियर मोस्ट जजेस का फैसला पहले आ गया उनके खिलाफ। ठीक है। अब 3 का फैसला जो है उसके बारे में 3 ने फैसला किया कि JIT जो है वो अपनी रिकमेंडेशन दे, JIT ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी और साफ रिकमेंडेशन, एक बड़ी अहम बात, साफ रिकमेंडेशन हो गई और फैसला गालिबन पीर को या ज्यादा देर नहीं लगेगी। हाँ, आ जाएगा। अब उसके बाद कोई दूसरी प्राइम बात। मिनिस्टर साहब, भट्टू साहब यहाँ पे बड़ा अहम है और चूंकि इन्होंने बात कर ली कि आप भी इसमें शरीक हैं, अब जो नेशनल असम्बली का इजलास कॉल किया गया सर, वो एतमाद का वोट ले लेंगे वहां से? मेरी बात तो मुकम्मल हो जाने दे। जी। तो हम नेशनल असम्बली में मूव करेंगे और सेनेट में भी मूव करेंगे कि मियां नवाज शरीफ शुड इमीडिएटली नाउ क्विट। सेनेट में भी मूव करेंगे, नेशनल असम्बली मूव करेंगे, तो सेनेट में पास हो जाएगा और नेशनल असम्बली में पास नहीं होगा तो डिबेट तो हो जाएगी उस पर। ठीक है। नेशनल असम्बली में डिबेट हो जाएगी और फिर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हम फौरी तौर पे आज से हम प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म नहीं मानते, हम उनको तस्लीम करते। आप कहेंगे भी नहीं गालिबन, हम खिताब साथ देंगे। हम मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं मानते और इसलिए उनको फौरी तौर पर। अच्छा, मैं ये चीज़ ये अनाउंस करके फिर मैं बढ़ता हूँ चौधरी साहब की तरफ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ वज़ीर आज़म का जो उनका टाइटल है वो आज से ना लगाने का उन्होंने फैसला कर लिया। सर जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, एक फिक्रा मजहर भाई की बात का जवाब दे लूँ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई JIT की रिपोर्ट को चैलेंज करने जा रहा है। जो बेंच है उसने पहले तो ये कहते थे ना, ये रिपोर्ट शाया की जाए, उन्होंने कहा आप भी कॉपी ले लें, आप भी कॉपी ले लें और तैयारी करके आए। पिछली कोई बात नहीं होगी, नई बात जो कोई करनी है वो कर लें। अगर एक साइड केस के ऊपर उस बेंच ने फैसला कर दिया है तो मेन केस के ऊपर भी वही फैसला करेगा। ज्यादा रिव्यू हो सकता है, वो भी उसी बेंच, वो फैसले के बाद होगा ना रिव्यू, वो भी फैसले के बाद। अच्छा, इसके बाद में जो बात करना चाहता हूँ ना जी, जो सारी तहरीक इंसाफ की तहरीक और या जद्दोजहद है, एक वो है जो भट्टू साहब ने फरमाया पार्लियामेंट के अंदर और उसकी तफसील बता दी है। सारी सियासी जमातें जो हैं अब एक ही मौक़िफ़ पे हैं कि नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा देना चाहिए और हम उसे वज़ीर आज़म नहीं मानते। तहरीक इंसाफ इस बात को लेके अवाम में जाएगी, अवाम को जाकर बताएगी कि नवाज शरीफ उसने पैसे चोरी किए हैं, उसने करप्शन की है, वो पाकिस्तान से बाहर लेके गया है। एक पहली करप्शन है, दूसरी मनी लॉन्ड्रिंग है, उससे बड़ा केस है, ये आम आदमी को समझाना है। दूसरा, उसने बाहर कारोबार किया, दुबई में ऑफशोर कंपनी बनाई, यहाँ नहीं बताया। वजीर आजम होते हुए $10,000 वो माहाना ले रहा है, ये FZE कंपनी के, इसके वो शेयर होल्डर है। फिर हम बताएंगे कि मरियम बीबी ने हमेशा झूठ बोला कि जी मैं तो मालिकन नहीं हूँ। साबित हो गया ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के कागजात के नतीजे में कि वही मालिक है उन फ्लैट्स की। अगर नीलसन नेस्कॉल की वो मालिक हैं तो ये भी साबित हो गया। ये बताएंगे लोगों को कि बाप बेटी दोनों भाई पाकिस्तान के अंदर जालसाजी करते हैं, जो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके। मैं ये अवाम को बता रहे हैं, सवाल कर लूं सर, एक तनकीद बहुत की जा रही है, इमरान खान साहब भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर, वो भी इलेक्शन कमीशन परसों है, वो अपनी जिम्मेदारी वहां पे परसों है जाएंगे, परसों है जाएंगे। देखें, हमेशा बाज़ औक़ात पिटीशनर या रेस्पोंडेंट जाता है, बाज़ औक़ात नहीं जाता। यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लेकर और इसाक डार तक और ये सारे रेस्पोंडेंट तक कभी आपने नहीं देखा होगा इन्हें, लेकिन दे आर रिप्रेजेंटेटिव। वो जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल भट्टू साहब सर, वो आपसे है सर, आप यकीन नहीं रखते थे इनके इस इकदाम का कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए पनामा केस को लेकर के, फिर JIT पर भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, रिपोर्ट यहां तक आ गई कि उन्होंने एक्यूज करार दे दिया मियां नवाज शरीफ साहब को। क्रेडिट देते हैं इस पूरी तहरीक का इमरान खान साहब को? आप तो पीछे थे, पीपल्स पार्टी पीछे थी। देखिए, इसमें बिलाशुबा इमरान खान साहब ने इसमें इनिशिएटिव लिया है
और उसके लिए उन्होंने आगे बढ़ के इनके ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल ये था कि हम पार्लियामेंट के अंदर जाएं, सेनेट में जाएं, कौमी असम्बली में जाएं, वहाँ डिबेट हो, वहाँ मामला चलें और वहाँ अगर ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है, यही चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाती है वहाँ सेनेट में और नेशनल असम्बली में, तो फिर मियाँ साहबान के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ अब यहाँ सर आप कहते थे कि पंजाबी वजीर आजम को अदालतें इंसाफ नहीं देंगी। मैं मजहर साहब से ये आपका जो लाहे अमल था, अब तो मेरे ख्याल है अक्सर तब्दीली आई होगी आपकी सोच में भी। मैं समझता हूँ कि पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पे हैं। और ये गंगा इन्होंने बहाई थी जिसमें अब आप हाथ धोने जा रहे हैं। गंगा इन्होंने बहाई थी, हाथ धोने नहीं जा रहे। हमने तो अपने मामला जो है उसमें एस्टेब्लिश किया है। अब देखें, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप से हटा जी, तो मैंने अपने फैमिली के एसेट के, जब मैं एमपीए बना तो मेरी फैमिली के एसेट क्या थे और आज चीफ मिनिस्टर से हटने के बाद मेरी फैमिली के एसेट क्या है। अब 5 साल फेडरल मिनिस्टर रह के मैंने अपने एसेट डिक्लेयर किए कि पहले क्या थे और आज फेडरल मिनिस्टर से हटने के बाद क्या है। और ये बात जो है मैं कहता हूँ, मैंने उनको उस वक्त भी कहा मियां नवाज शरीफ को 99 में मैंने इश्तिहार दिए, जब मैंने अपने एसेट डिक्लेयर किए, इश्तिहार दे के मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप भी जब आप इक़्तिदार में आए हैं उस वक्त के फैमिली के एसेट और आज के एसेट ये देख कौम के सामने पेश करें। तो कौम के ग्राफ जो है वो तो कौम के सामने पेश करें, वो तो ऊपर बिल्कुल ऊपर, तो अगर ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अगर ये मेरी बात मान लेते तो आज का दिन इनको आज का दिन ना देखना पड़ता। साहब सर एक मुझे आपसे कमेंट देना, मैं वक्फा ले लूं सर। मैं बहुत माजरत के साथ इस वक्त में आपके पास आ नहीं सका। वक्फे के बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। डिसएग्रीमेंट हुआ है चौधरी साहब का आपसे, वो नहीं समझते कि कोई गुंजाइश है उनके पास कि वो किसी तरह से चैलेंज कर सकें इस रिपोर्ट का। वक्फा लेते हैं जी। BMW का किस्सा इस रिपोर्ट में इंतहाई दिलचस्प किस्सा है जो मैं छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो बताऊंगा कि ये BMW शरीफ खानदान में किस तरह घूमती फिरती रही। ब्रेक के बाद तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस। DNA पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर
सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। नाज़रीन, मज़हर अब्बास साहब, सर ऐसा कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट की रोशनी में जो फैसला आएगा वो सिर्फ नाअहली तक नहीं, वो फिर पर्चे दर्ज करवाने की हद तक बात जाएगी। तो आपको वाकई लग रहा है कि ना सिर्फ शरीफ फैमिली बल्कि जो इर्द गिर्द के बाकी लोग थे वो भी ट्रबल में हैं सर अब? जी बिल्कुल मुमकिन है, और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे तो बज़ाहिर तो यही नज़र आता है। और जो चौधरी साहब कह रहे थे, मेरी तो इत्तलात थी, हो सकता है गलत हो, ज़ाहिर है हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से हो सकता है कि ये बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हो कि ये चैलेंज नहीं करें चैलेंज। और ये 17 तारीख को, जिस तरह मैंने कहा कि 17 तारीख को जो स्पेसिफिक टारगेट दिया गया है दोनों फरीक को कि आप आके जो नए पॉइंट्स हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं, पुराने पॉइंट्स को नहीं कर सकते। तो बहरहाल नज़र यही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बहरहाल 17 तारीख को जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है वो कोई ना कोई इस हवाले से फ़ैसला कर सकती है। अगर चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो वो अलग बात है। तो मेरी इत्तलात थी सिर्फ। दूसरी बात ये कि देखें, जो अभी भट्टो साहब ने बात की बड़ी अहम है कि अगर पीपल्स पार्टी या मुश्तरका अपोजिशन ने ये फ़ैसला कर लिया कि प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं कहेंगे और उनको वज़ीर उसको नवाज़ शरीफ के तौर पे ही वो करेंगे, तो फिर असम्बली को ख़ुद भी ये फ़ैसला करना है कि फिर इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। क्या ये मुल्क बग़ैर प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस किया जाएगा? दूसरी बात ये कि अपोजिशन के अपने अंदर मुझे कॉन्ट्रडिक्शन लग रही है। मुझे नहीं पता, भट्टो साहब भी बैठे हैं, एजाज चौधरी साहब भी बैठे हैं, ये तो कहा जाता है कि PTI और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ तकरीबन एक है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी और इमरान खान के मुलाकात का भी कोई इम्कान है? क्योंकि वो भी इस्लामाबाद में हैं, वो भी इस्लामाबाद में हैं, और अपोजिशन का कोई बाहर पार्लियामेंट के बाहर कोई मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है? अगर नहीं बुलाया जा रहा तो इसका मतलब ये कि पार्लियामेंट के अंदर तो एक मुश्तरका लाएअमल नज़र आता है, पार्लियामेंट के बाहर एक डिवीज़न नज़र आता है, और वो सब अपोजिशन पार्टीज अपने अपनी सतह पे कोई बात कर रही हैं। ये वो चीज़ें हैं जिससे इनडायरेक्टली मुस्लिम लीग नून को सियासी फ़ायदा हो सकता है। चलिए, बड़ा अच्छा भट्टो साहब। मजहर भाई, मैं मजहर भाई की बात का जवाब देता हूँ। इनकी मेहरबानी, इन्होंने मेरी बात को रेफ़र किया है। तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे संजीदगी से गौर कर रही है कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस फौरी तौर पे बुलाए जिसमें सारी सियासी जमातें शामिल हों और वो इस नहायत अहम इशू को टेकअप करे और इस पे कंसेंसस बनाए। अच्छा, तो इस जंग का कौन सा मोर्चा संभालने जा रहे हैं आप? अदालती मोर्चा
सियासी मोर्चा या फिर पार्लिमानी मोर्चा संभालने? हम पार्लिमानी भी संभालेंगे, सियासी भी संभालेंगे, अदालती भी संभालेंगे। अदालती भी संभालेंगे? सब संभालेंगे। मतलब इसको थोड़ा सा इसको जरा तफसील किसकी बता दें, अदालती किस तरह एतजाज एहसन अहमद में ये केस टेकअप करते हुए कोर्ट में नजर आएंगे? इसमें इस चीज़ पे हमने गौर किया है कि जो उदैबिया पेपर मिल वाला मामला है, जो कोई 8-10 साल हो गए उसको कि वो कोर्ट में नैब नहीं लेके गया, क्वैश हो गया था हाई कोर्ट से, और नैब उसको नैब ने लेके जाना था उसको सुप्रीम कोर्ट में, तो वो लेके नहीं गए। तो इस पे हम संजीदगी के साथ गौर कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए। अच्छा, चलिए ये तो बड़ी अहम खबर है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुदैबिया पेपर मिल के केस को नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगी। ले जाने पे हम गौर कर रहे हैं। चले मैं इस हद तक रखता हूँ गौर कर। सर, काफी आपको कुमक हासिल हो गई है आपके जंग में। मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। ऑपोजिशन की सारी पार्टियों का जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौक़िफ़ है, ये बहुत जानदार मौक़िफ़ है। जिस तरह भट्टू साहब फरमा रहे हैं कि इसके बाद हम वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म नहीं कहेंगे, नवाज शरीफ कहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पहले ही मॉरल अथॉरिटी तो खत्म हो चुकी है। इसके बाद फजलुर रहमान ये इनकी रह जाती है पीछे, वो साथ है, बाकी सब मुखालिफ है। देखे ना, वो तो उनका पार्ट एंड पार्सल है। उनका कोई पार्लियामेंट में आप कभी रोल नहीं देखेंगे, वो PMLN नहीं है। असल में तो ये मैं आपके सामने 5-6 पार्टियां हैं, ये अपोजिशन में है। और अगर ये सियासी महाज पे, अदालती महाज पे पीपल्स पार्टी मूव करती है, तो नवाज शरीफ अपने फेट से जल्दी हमकिनार हो जाएंगे, बहुत जल्द, यानी उस घाट उतर जाएंगे जो ऐसे लोगों को उतरना चाहिए। अच्छा, बड़ा इसमें अहम सवाल है कि वो मैं एक चीज़ नाज़रीन को बताने के बाद पूछूंगा दोनों हज़रात से, मदर साहब से भी, कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना वाज़ेह फैसला अगर दे दे तो मेरा ख्याल है फिर आपकी सियासी स्ट्रगल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को उतारने में कोई इतनी खास आपका जोर लगेगा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक लीगल बैटल होगी जो आप जीत चुके होंगे। नाज़रीन, मैंने आपसे वादा किया था BMW का किस्सा आपको सुनाऊंगा। हुआ ये जनाब कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है एक BMW जो है वो खरीदो नहीं, उनको गिफ्ट मिली रॉयल फैमिली की जानिब से। अच्छा जनाब, उस गिफ्ट को क्लियर करवाने के लिए उन्होंने 35 लाख रुपया जो है वो कस्टम ड्यूटी अदा की। कस्टम ड्यूटी नाज़रीन अदा करने के बाद वो जब उनके पास आ गई तो उन्होंने उसको डिक्लेयर ये किया बाद में कि उन्होंने उसको 2011-12 में बेच दिया, और बेचने के बाद नाज़रीन उनको 19 मिलियन का उसमें प्रॉफिट हुआ। 28 मिलियन की जो है वो BMW गाड़ी बिक गई। पहली बात तो ये कि पता नहीं कौन सी गाड़ी है, हमारी गाड़ियां जब बिकती हैं तो हमें तो 2-3 लाख नुकसान ही होता है, इसने जो है वो उनको ठीक ठाक प्रॉफिट दिया। अच्छा, बिकने के बाद नाज़रीन ये गाड़ी जनाब दोबारा एक दफा फिर जो कैप्टन सफदर साहब हैं वो अपने असासों में 12-13 के असासों में वो भी जाहिर करते हैं, और मरियम बीबी भी उस गाड़ी को 12-13 की जो स्टेटमेंट है उनकी वेल्थ, उसमें उस गाड़ी को जो है वो दिखा रही है, शो हो रहा है। और जनाब JIT आगे क्या लिखती है कि 2015-16 की जो स्टेटमेंट है कैप्टन सफदर साहब की, उसमें भी वो BMW अभी उनके पास है जो कि 2011-12 में